उस अमेरिकन और यूरोप को देशों को सब्सिडाइज़ करनी पड़ेगी। यानी उनको वेपन भी देना पड़ेगा, ईरान के अंदर ही जो इज़राइली एजेंट होंगे, ईरानी मूल के लोग, उन्हीं ने ऐसा किया। ब्लॉकेड कर रखा है पूरे गाज़ा स्ट्रिप को, हर चीज़ बंद कर रखी है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी हमास स्ट्रांग इतनी है, आप सभी देख रहे हैं। फिर अब तो सीज, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, खाना भी नहीं, हर चीज़ कंट्रोल कर दिया है वहाँ पे, नहीं जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। लगातार ईरान और इसराइल के बीच जो जंग जारी है, उससे रिलेटेड हर रोज हम कोई खबर सुनते हैं। ईरान पर इसराइल ने हमला किया और उसके बाद जो डिस एस्केलेशन है उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या, कैसे ये सब हो रहा है, इसी सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कमराला साहब, बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। देखिए, सर, कई चीज़ें हैं। ईरान पे इजराइल ने हमला किया। आखिर ये कोई कहता है कि नहीं किया, ईरान ने उसको डिनाई किया और कई सारी चीजें हैं इसको लेकर। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमला हुआ है, कैसा था, कैसे हुआ? ये असल में बहुत छोटे ड्रोन्स थे जिनकी क्षमता बहुत कम है। यानी इज़राइल से अगर दागे जाते तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। इतना डिस्टेंस वो कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात पे शुबा है, 2 चीज़ें इमर्ज होके आ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये तो ईरान के अंदर ही जो इज़राइली एजेंट होंगे, ईरानी मूल के लोग, उन्हीं ने ऐसा किया। उनके पास इस तरह के ड्रोन पहुँचा दिए गए थे इज़राइल ने। या ये कि पाकिस्तान से आया, एक खबर पाकिस्तान की भी आ रही है। पाकिस्तान पे इसलिए शुबा होता है कि पाकिस्तान को जब अमेरिका से डील को खुश करना होता है या वहाँ से आईएमएफ का लोन लेना होता है, तो वो आतंकवादी संगठनों को यूज़ करता है ईरान के खिलाफ। हमने देखा पिछले काफ़ी दिनों में, कभी आईएसआई का अटैक हुआ, आईएसएस का अटैक हुआ, तो कभी जो कुर्दिश कुर्दिश कह रहे हैं, वो बलूच मिलिटेंट्स ने अटैक किया, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अब ये है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसके बारे में भी, लेकिन अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मैंने ये केवल एक जगह पढ़ा है। दूसरी बात ये कि ये इस्फ़हान में हुआ। इस्फ़हान शहर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके कई कारण हैं। वहाँ पे एक तो एयरबेस है ईरान का बहुत इम्पोर्टेंट। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे कई एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, इस वजह से, और मिसाइल सेटअप भी उनका वहाँ पे है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये काफ़ी समय से इज़राइल के निशाने पे रहा है। इज़राइल जब भी बात करता था कि वो ईरान के में जो इस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त करने की बात करता है, वो बातचीत में विश्वास नहीं करता ईरान से। और अमेरिका पे भी प्रेशर उसका यही रहता है कि ईरान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिलिट्री एक्शन की बात करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस्फ़हान बहुत ही सुंदर शहर है, दुनिया के चंद शहरों, खूबसूरत शहरों से का। और ईरान की पोएट्री में तो उसको यहाँ तक कह दिया गया है कि वो निस्फ़ जहान है, यानी आधी दुनिया है वहाँ। बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बेहद साफ-सुथरा, नीट, क्लीन एंड इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है, तमाम दुनिया से जाते हैं, जिसका पोएट्री और उसमें बहुत बात की गई है। दूसरी वजह ये है कि ईरान ने भी इस बात को मान लिया कि ये बेसिकली देखा जाए तो अंबर, ये एक पॉस्चरिंग थी। दोनों ने एक दूसरे को ये जता दिया कि ये टारगेट कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्षमताएं हैं उन दोनों में, इजराइल ने ईरान को, ईरान ने इजराइल को। ईरान ने जिस तरीके से 300 मिसाइल भेजे वहां पे, और ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सारे उसके माध्यम से। और दूसरी बात ये कि उनमें से कुछ मिसाइल ने वहां पे जो 3 बड़े इम्पोर्टेंट इजराइल के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको हिट कर दिया। क्षति नहीं पहुंची है, मगर ये कि वहां तक उन्हीं ने पहुंचा के ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि हम, आप इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं आने वाले समय में। और इजराइल ने ये शो दे दिया। इसके बाद ये है कि अमेरिकन प्रेशर बहुत था। अमेरिकन बार बार कह रहे थे कि डीस्केलेशन करो, जंग नहीं बढ़।
इस वक़्त ना तो अमेरिका ना यूरोप दोनों नहीं चाहते कि जंग फैले, इसलिए कि जंग होगी तो ये फैल जाएगी रीजन में। एक तो ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। हाँ, ये सही है कि अमेरिका और इज़राइल के आगे उसकी शक्ति बहुत कम है, लेकिन ये है कि वो अमेरिकन बेस को हिट कर सकता है, जो उस पूरे क्षेत्र में है, ईरान और जी। ये खाड़ी के देश हैं वहाँ के ऊपर, और वो पहले भी कर चुका है। इराक के अंदर जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, उसके बाद उसने वहाँ पे अटैक किया था। इराक के अंदर इनके 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, बेसिस के ऊपर अटैक। और फिर ये कि इस समय अमेरिका में इलेक्शन है, इस वजह से भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता होगा। और दूसरी ये कि अगर ठीक वो पूरी तरीके से सर सवाल ये है अ, हम अगर ईरान और इज़राइल दोनों को देखें या फिर अमेरिका भी देखें तो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों ही काफ़ी तनतनाए हुए थे और अचानक से ईरान ने भी कहा था हम बदला लेंगे, इज़राइल भी नहीं छोड़ने वाला है, दोनों ने बदला लिया और अचानक से यूनाइटेड नेशन से लेके यूएस, इज़राइल और ईरान सब अब इस मामले से पीछे हट रहे हैं। ये डी-एस्केलेशन की सबसे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? मैं वही बता रहा था। जी। अमेरिका की इकोनॉमी में वीक है, इन्फ्लेशन बहुत है। उनकी प्राइमरी कंसर्न जो है इस समय वो वहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों को रोकना, यानी इन्फ्लेशन पे काबू करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्शन ईयर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर दूसरी बात ये कि उनका भी और यूरोप के जो भी देश हैं, उनका मेन कंसंट्रेशन जो है वो इस समय यूरोप में है, जहाँ पे यूक्रेन की जंग चल रही है रशिया के विरुद्ध। वो 2 फ्रंट पे एक साथ नहीं चाहते, हालांकि उनकी क्षमता है, लड़ सकते हैं, लेकिन ये कि नहीं चाहते। इसलिए कि इजराइल की भी जो जंग होगी उस अमेरिकन और यूरोप को देशों को सब्सिडाइज करनी पड़ेगी, यानी उनको वेपन भी देना पड़ेगा, अम्यूनिशन भी, फिर उसके अलावा उनको हुँ। फाइनेंशियल मदद भी, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको चाहिए होगी। अगर कोई रेजोल्यूशन आता है तो उसको वीटो करना, जैसा कि हम देख रहे थे फायर के ऊपर जो भी रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आए, अमेरिका ने उनको लगातार वीटो किया। और यही नहीं बल्कि पैलेस्टाइन स्टेट के गठन और उसकी फुल मेंबरशिप के लिए भी उन्हीं ने अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। तो इस तरह से इजराइल को पूरी मदद, अभी समय भी उनको लगातार देना पड़ता है। फिर अभी ये है कि 90+ बिलियन डॉलर का एक पैकेज जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है, जो कि इजराइल और यूक्रेन का, यानी 60+ बिलियन डॉलर जो है उसका एड जाएगी यूक्रेन को और बाकी इजराइल के लिए। इस तरह युद्ध होगा तो क्षेत्र में फैलेगा। दूसरी ये कि ईरान की इतनी क्षमता है कि वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है। ईरान और उसके सहयोगी जो ग्रुप्स हैं, जिनको वो आर्क ऑफ रेसिस्टेंस कहता है, और अमेरिका उनको इजराइल और पश्चिमी देश बहुत से उनको मानते हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, मगर ये भी बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हूती रेबल ने, हम देख रहे हैं कि लाल सागर यानी रेड सी में कमर्शियल शिपिंग को डिस्टर्ब कर दिया। जी। और उसके अलावा ये है कि हम देख रहे हैं कि दूसरी जगहों पे भी हिजबुल्लाह का भी एक डर बना हुआ है। हमास की वार 6 महीने से चल रही है, खत्म होने का उसका नजर नहीं आता। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव है वो वहां पूरे नहीं होते। इजराइल तो चाहता है कि युद्ध फैल जाए। उसका मानना ये जी। है जो ईरान जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। ये जितने भी अ, अ, सहयोगी उसके ग्रुप्स हैं, चाहे हूती हो या हिजबुल्लाह हो या हमस हो या फिर उसके अलावा शिया मलेशिया इराक की हो या सीरिया के अंदर हो, अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है या ईरान कमजोर हो जाता है, इंटरनली अपने मसलों में फंस जाता है, तो ये ग्रुप भी कमजोर हो जाएंगे और उनसे फिर उसका लड़ना आसान काम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नजर नहीं आता कि ये सारे ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, इनको बहुत सपोर्ट हासिल है अपने अपने मुल्कों के अंदर। सर, हमने बीते कुछ वर्षों में रशिया यूक्रेन वॉर देखा, उसका भी पूरी दुनिया पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे खासा असर पड़ा और यूरोप और अमेरिका पे
देखें तो उन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। लेकिन उसके बीच में भी पिछले कुछ महीनों से हम ये पैलेस्टीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं, ईरान भी उसमें घुसा हुआ है और ये लगातार गहराता जा रहा है। तो क्या हम अगर दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर के ऑब्जेक्टिव्स कब और कैसे अचीव हो पाए हैं, या फिर हम इसकी भी बात करें जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया सॉरी इज़राइल और पैलेस्टीन, कब कैसे इसको रिज़ॉल्व होते देखते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव इज़राइल के जो हैं वो अचीव हो पाए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इज़राइल अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा। वो देखिए बहुत मुश्किल होता है, रेगुलर आर्मी से लड़ना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इस तरह के जो संगठन होते हैं, ये बहुत मोटिवेटेड होते हैं। ये मरने के लिए इसमें लोग जो आते हैं, जॉइन करते हैं, वो मरने के लिए आते हैं और वो बहुत घातक होते हैं और फिर उनसे डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इज़राइल 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस जंग को लड़ते हुए, लेकिन अभी तक उसको काबू नहीं कर पाया है। अभी भी उनके बहुत से अब वो कह रहा है रफ़ा पे हम अटैक करेंगे, जहाँ बेगुनाह लोग ये मुझे नहीं लगता आने में। इससे पहले उन्हीं ने हिज़्बुल्लाह के लिए भी कहा था कि वो यमन वहाँ लेबनान के अंदर जाएँगे, हिज़्बुल्लाह को डिग्रेड करेंगे और बाद में ध्वस्त कर देंगे हमेशा। नहीं कर पाया, हिज़्बुल्लाह और स्ट्रॉन्ग हो गया। हमास के लिए कई बार अटैक कर चुके हैं। 17 साल से वहाँ पे ब्लॉकेड कर रखा है पूरे गाज़ा स्ट्रिप को। हर चीज़ बंद कर रखी है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी हमास स्ट्रॉन्ग इतनी है, आप सभी देख रहे हैं। फिर अब तो सीज, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, खाना भी नहीं, हर चीज़ कंट्रोल कर दिया है वहाँ पे, नहीं जा रहा है। अस्पताल भी ध्वस्त कर दिए, स्कूल भी तोड़ दिए, 70-80% बिल्डिंगें गिरा दी, ध्वस्त कर दी, मगर उसके बाद भी हमास तटस्थ है, उसी तरह बनी हुई है। बहुत मुश्किल होता है। रशिया के अंदर रशिया की वॉर ये है कि वो तो प्रॉक्सी वॉर एक तरह से बन गई है इस समय। यूरोप जब उसको पैसा देता है, यूरोप जब उनको असलहा देते हैं, तो ये यूक्रेनियन लड़ते हैं। लेकिन थोड़ी स्थिति फ़र्क थी। रशियंस ने उन जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है जहाँ पे रशियन मूल के लोग काफ़ी थे, जो यूक्रेन में खुश नहीं थे। और उससे पहले जहाँ पे बातचीत भी हो रही थी कि उस रीजन्स को जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी, इस पे एक सहमति भी हुई थी, मगर यूक्रेनियंस ने नहीं दी। इस सरकार जो है वहाँ पे इस समय ज़ेलेंस्की नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर अटैक शुरू कर दी। क्योंकि लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट एक बड़े हिस्से में थी, तो रशियंस ने काफ़ी बड़ा एरिया पे अपना कब्ज़ा कर लिया है और जहाँ से उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये है कि यूरोप की पॉलिसी ये है कि जंग को खत्म ना करो, रशिया को एंगेज करे रहो ताकि उसका डेवलपमेंट ना हो और वो एक इसी में फंस के रह जाए, जो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो पाएगा। बातचीत से ही मसले हल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, मैं समझता हूँ बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है। युद्ध से लेकिन मतलब सर, हमने आज के समय में जब हम इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट की खास तौर से बात करें, ऐसे में गाज़ा का जो भविष्य है, वो सवालिया निशान उस पर खड़ा होता है। आए दिन कुछ ना कुछ इस पर लगातार बना रहता है, पिछले कई महीने से लगातार ये जंग जारी है। ऐसे में क्या भविष्य आप फिलहाल इस पूरे मसले का देख रहे हैं? आज की अगर हम डेट में बात करें। इज़राइल की कोशिश ये है कि गाज़ा को खाली करा लेना पैलेस्टीनियन से और ग्रेटर इज़राइल बनाना, उसको इज़राइल से एनेक्स कर लेना। वो कर सकते हैं, उनकी क्षमता है, साल 2 साल जितना भी लगे। मगर उनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो जाएगी, होती चली जा रही है। टूरिज़्म उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो बंद हो गया है, बिल्कुल। लाखों लोग उनके जो है बॉर्डर एरिया जो पड़ता था लेबनान से मिला हुआ, जहाँ पे हिजबुल्लाह के हैं, वो खाली कराना पड़ा है उनको, अलग-अलग जगह ठहराना पड़ रहा है। एक ह्यूज बर्डन है। फिर उसके अलावा उनके उन चारों तरफ से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड है। अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति जो है वहाँ लगानी पड़ी लाल सागर पे हूथी से जीतने के लिए, हिजबुल्लाह से ईस्टर्न मेडिटेरियन में उन्हीं ने अपना शिप्स, नेवल शिप से वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं और फिर पर्शियन गल्फ में ईरान से, ताकि पर्शियन गल्फ को ईरान बंद न करने पाए। तो इस तरीके से चारों तरफ उनके
फैले हुए हैं ट्रुप्स, जिनका ह्यूज बर्डन आ रहा हो। दूसरी बात ये है कि अगर ये कब्जा कर लेते हैं ईरान पैलेस्टीनियन को तक, जो कि 2.4 मिलियन है, वो अगर इजिप्ट जाएंगे तो मैं समझता हूँ इजिप्ट की हुकूमत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इजिप्ट भरे, ये सब बहुत अच्छे प्लान्स लगते हैं कि उनको हम किसी शहर में नया शहर बना के डेजर्ट में सेटल कर देंगे, मगर ये संभव नहीं है, इसलिए कि वो वहां पे लोकल लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। लोकल लोगों का, क्योंकि उनको समर्थक है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी प्रो इजरायली प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है वहां, उसके लिए समस्या बन सकती है। और दूसरी बात ये कि एनेक्स कर लेने से, लोगों को निकाल देने से पैलेस्टाइन का मसला नहीं खत्म हो जाएगा। ये चाहे पूरा गाजा खाली करा लें, पूरा वेस्ट बैंक से निकाल दें, मैसेकर करा दें, इजराइल की जो मॉरल स्टैंडिंग थी वो बिल्कुल काफी हद तक उसको बहुत क्षति पहुंची है। रोजाना डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे यूरोप में हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों की तो इसको इजराइल कभी केयर नहीं करता। एंटी सेमेटिक सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी यहूदियों के खिलाफ वहां पे पश्चिमी देशों में, जो एक बड़ी समस्या बन गई है उनके लिए। और फिर उसके बाद ये कि ईरान के लिए भी हम यही देख रहे हैं, ईरान का भी मसला अब सेटल हो गया कि आप जंग के माध्यम से ईरान को ध्वस्त नहीं कर सकते, ये तय हो गया इस राउंड के अंदर। अब ये है कि जी ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर जो बातचीत है, मुझे लगता है कि अगली गवर्नमेंट को ये बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे जो भी सरकार में आए, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम बना रहेगा, तेल की प्राइस भी बढ़ा सकती हैं और ब्रिक्स भी बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। डीडॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुका जी, और जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, चाहे कितने ही लंबे अरसे आप जंग उसको जारी रखें, लेकिन अंत में बातचीत से ही हल निकलता है। और रशिया यूक्रेन उसका एग्जाम्पल है। अभी तक कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक जंग जारी है और ग्लोबल इकोनॉमी पे खासा असर पड़ा है। और पिछले काफी महीने से ईरान और इसराइल के बीच का एस्केलेशन गाजा पट्टी को लेकर जो है वो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और आपका एक बार फिर से धन्यवाद। है। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद आपका।